गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने टॉपिक का, प्रीवियस टॉपिक का। और ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बेलमर सीरीज़। आपको बेलमर सीरीज़ के लिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो एमिटेड लाइट है उसके लिए, सीरीज़ के लिए आपको वेवलेंथ को क्या करना है, उसकी कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा होगा तो हमने ये देखा होगा कि आपके पास वहाँ पे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं और सीरीज़ मिलती है आपके पास नियर अबाउट 5 सीरीज़ मिलती हैं। और पहली सीरीज़ कैसे मिलती है आपको, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ये एनर्जी E2 स्टेट है, E3 स्टेट है, इस तरह से एनर्जी स्टेट्स ये अप टू इन्फिनिटी तक आपके पास ये जाती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सीरीज़ आपको कैसे मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से किसमें, ग्राउंड में जंप करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको बेलमर सीरीज़ कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से जंप करता है किसमें, सेकेंड एनर्जी स्टेट में। ठीक है, तो इसकी फाइनल स्टेट आपके पास कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, E2 स्टेट हो जाएगी। तो रेडबर्ग कांस्टेंट भी दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की गई है। तो याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस से या फिर इन्फिनिटी से, किसमें, E2 स्टेट में। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, क्योंकि ये E2 स्टेट है, E3 स्टेट यानी N3 से जंप करेगा N2 में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, हम जो सीरीज़ है बेलमर सीरीज़ हम लिख लेते हैं। कौन सी सीरीज़ है, बेलमर में सीरीज़ में आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास जो फाइनल एनर्जी स्टेट होती है NF, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो होती है सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। और इनिशियल आपके पास एनर्जी हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी, सॉरी, आपके पास 3 हो जाएगी। और ये किसके लिए, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और फिर आपके पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो जाएगी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, अब इसमें आपको रेडबर्ग कांस्टेंट भी गिवन है, तो आप लिख लें। रेडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू है आपके पास 1.0967 एक्सपोनेंट 7 पर मीटर। ये आपके पास वेवलेंथ की आपने कांस्टेंट की वैल्यू, आपने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपने लिख दी है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका ये डेटा हो गया। ठीक है, अब आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर, लिख लें यहाँ पे, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बेलमर सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं। 1/λ RH 1/NF स्क्वायर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। लॉन्गेस्ट के लिए आपको पता है N आपके पास इनिशियल जो है वो आपके पास क्या है, 3। ठीक है, और फाइनल स्टेट इसकी क्या है, 2, और 2 दोनों में कॉमन रहेगी, याद रखिएगा। तो हम लिखते हैं 1/λ, RH की वैल्यू लिखते हैं 1.0967 एक्सपोनेंट 7 और 1/2 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/λ RH की वैल्यू लिखी रहने दें 967 एक्सपोनेंट 7 और 1/4 का 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 माइनस C हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1.0967 हम इसको लिखा रहने देते हैं एक्सपोनेंट 7, 1/4 में 0.25 और माइनस 1/9 हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो 1/9 हमारे पास आंसर आएगा 0.0111 और इस तरह से 11। अब हम क्या करते हैं, 1/λ 1.0967 एक्सपोनेंट 7 एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 0.25 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.138
38 और फिर इसका 88 कंटिन्यू है। अब आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं रेट बाय कांस्टेंट से, तो मल्टीप्लाई 1.0967 एक्सपोनेंट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपके पास एक आंसर आएगा 1/λ इज इक्वल टू 15231944, ये एक आंसर आ जाएगा। अब आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/15231944। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है लैम्डा इज़ इक्वल टू 6.5651 और एक्सपोनेंट में आपके पास है यहाँ पे 7, ठीक है, माइनस में 7 है। अब वेवलेंथ है लैम्डा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो आपने ये फाइंड आउट कर ली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो हम इसको थोड़ा नैनोमीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो लैम्डा आपके पास हो जाएगा 656.5 एक्सपोनेंट -2 और एक्सपोनेंट -7 मीटर। अब ये -2 और -7 ऐड होंगे तो आपके पास लैम्डा 656.5 एक्सपोनेंट -9 मीटर हो जाएगा। अब हमें एक बात और भी पता है कि एक्सपोनेंट -9 को हम कहते हैं नैनो, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर किस में आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 656.5 नैनोमीटर। नैनोमीटर में आपने कैलकुलेट कर ली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये सिंपल था। अच्छा देखिए, अब हम फाइंड करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे लिख दे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला 1/λ RH की वैल्यू आ गई 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, ठीक है। 1/λ RH की वैल्यू आपको पता है 1.0967 एक्सपोनेंट 7 है और फाइनल जो स्टेट है वो आपके पास 2 में ही जंप करेगा तो 2 का स्क्वायर। और हमें ये पता है इनिशियल स्टेट क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करेगा, इन्फिनिटी से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/∞, ठीक है। तो याद रखिए 1/∞ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 1/λ 1.0967 एक्सपोनेंट 7 और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आ जाएगा -0। 1/λ 1.0967, अगेन आप इसको लिख दें ऐसे ही, ठीक है। और ये आपके पास वैल्यू होगी 1/4 0.25, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.25 मल्टीप्लाई 1.0967 एक्सपोनेंट 7। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/λ इक्वल टू 2741750 ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा आपके पास हो जाएगा 1/2741750 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाय, तो आपके पास जो वेवलेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ लिख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3.647, ठीक है। और एक्सपोनेंट में अगेन कितना आ रहा है -7 मीटर, ठीक है। तो इस -7 को यहाँ भी आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो नैनोमीटर में लिखूँगा तो 2 डिजिट में शिफ्ट करूँगा 364.7 और ये हो जाएगा -9 मीटर और इस 9 को हम लिखते हैं क्या है, नैनो। तो आपके पास 364.7 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ आ जाएगी, लाइट जो फोटोन जो है वो एमिट होगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इफ द रिलेटिविस्टिक मास आपके पास दिया हुआ है ऑफ द पार्टिकल विल बी डबल देन द रेस्ट मास। उसको रेस्ट मास से क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो हमने ये न्यूमेरिकल जो है आपके पास चैप्टर 17 का है और इससे पहले जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था वो चैप्टर 18 का था, ठीक है। तो हमारे पास जो कुछ फाइंड आउट करना है, पहले हमारा गिवन है वो लिख लेते हैं हम।
क्या दिया हुआ है, जो रेस्ट मास है, रिलेटिविस्टिक मास जो है वो m आपको दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ m0, ये है आपके पास रेस्ट मास, ठीक है, और ये है आपके पास रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, ये हमने लिख दिया पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट जो करना है वो फाइंड क्या करना है, आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, और वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है, और इसका मोमेंटम आपको क्या करना है, ये p आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सही है, हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन उसने गिवन है वो इस कंडीशन को हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपको दी है, उसने क्या है, पार्टिकल का जो रिलेटिविस्टिक मास है वो उसके रेस्ट मास से क्या है, डबल है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन वैल्यू है उसी को लिख देते हैं हम, ठीक, m इज़ इक्वल टू 2m0। अच्छा, अब देखिए m आपको पता है रिलेटिविस्टिक मास जो है वो किसके इक्वल होता है, हमने जब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किए थे तो हमें ये पता है कि ये वैल्यू हमारे पास m इक्वल किसकी होती है, m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये आपके पास रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, या जिसको लॉरेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस m की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m0 और 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ पे 2m0, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ m0 है तो ये कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2, ठीक है। तो देखें यहाँ इस इक्वेशन को यूज़ करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 ये इधर शिफ्ट होगा, 1/2 हो जाएगा, और इसको वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो हमें फाइंड आउट करना वो स्क्वायर रूट में है, तो वही हम प्रोसेस करेंगे मैथमेटिक में, जैसे करते हैं हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये फ़ायदा होगा, ठीक है, कि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इक्वल का साइन आ गया आपके पास 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे जिसे कैलकुलेट करना है ये है माइनस में, और इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा इस कांस्टेंट को, तो और इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास 1, और ये उधर शिफ्ट होगा तो -1/4, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया हमने 4, और 4 1 4 -1, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 3 होता है, 3/4, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, c वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा c स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ v फाइंड करना है, v स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं, तो v स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और ये 3 रूट में अपॉन 4 रूट में, और c स्क्वायर भी आपके पास रूट में, ठीक है। हम इनको तीनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा v, और रूट 3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा c, ठीक है। तो आपने इसकी वेलोसिटी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली है। अब देखें अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो बहुत सिंपल है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कांस्टेंट आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ c आपको तो पता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसने कह दिया है सेकंड क्वेश्चन में कि आपको मोमेंटम भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब देखिए मास जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है, तो उसको हमें चेंज करना है, तो चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या, जो स्टार्टिंग में जो कंडीशन दी हुई थी m इक्वल किसके 2m0 के, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 2m0 और ये v ऑलरेडी अभी हमने फाइंड किया, ये v इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, स्क्वायर रूट 3/2 और c। अब देखें ये 2 और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मोमेंटम आएगा m0, इस c को इसके साथ लिख दीजिए, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें और अच्छा हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट में m0 c, तो ये इसका मोमेंटम भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये मेरे ख्याल में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, अ बिल्डिंग हैज़ 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वॉट। तो पहले हम इसको डायरेक्टली डेटा भी लिखते रहते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए, ठीक है, तो सेव हो जाए मतलब, ठीक है। 5 बल्ब्स हैं आपके पास और एक जो है वो 100 वॉट का है, तो टोटल जो आपके पास 100 वॉट का है, ठीक है, तो टोटल जो 5 बल्ब्स की जो एनर्जी हो जाएगी, पावर हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 100 और 500 वॉट, ठीक है, एक बिल्डिंग में। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 10 फैंस हैं 60 वॉट ईच। कितने फैंस हैं 10 और एक है 60 वॉट का, तो टोटल इनका कितना वॉट हो जाएगा 600 वॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं और ट्यूब लाइट्स हैं 10 ट्यूब लाइट्स हैं 40 वॉट की, तो 10 ट्यूब लाइट्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, और एक है आपके पास 40 वॉट, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 400 वॉट। तो ये आपके पास पावर भी कैलकुलेट होती हुई आ रही है 5 बल्ब्स की, 10 फैंस और 10 ट्यूब लाइट्स की। लास्ट में उसने कह दिया है एक आयरन है, इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, और ये कितना है 1000 वॉट इसकी पावर है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 1000 वॉट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन 30 डेज। आपको डेज दे दिए हैं, पूरे एक महीने में नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कितने यूज होते हैं ये आपको बताना है। इफ़ ऑल द अप्लायंसेस आर यूज 4 आवर्स इन अ डे, ठीक है, अगर तमाम जो अप्लायंसेस हैं वो रोज़ाना 4 घंटे इस्तेमाल हो, अब बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। और कह रहे हैं फाइंड ऑल्सो द एक्सपेंडिचर इफ़ द इलेक्ट्रिक रेट पर यूनिट इज़ 90 पैसा। अब रेट भी आपको गिवन, यहाँ पे रेट भी दे दिया है, एक यूनिट का कितना है 90 पैसा। ये पता नहीं कौन से ज़माने की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो 90 पैसा आपको दे दिया है, ठीक है, यूनिट एक यूनिट का। तो ये थोड़ा साइड पे इसलिए लिखा है कि मैं इसको दोबारा देख लूँ। तो टोटल पावर हम निकाल लेते हैं, टोटल जो पावर है वो आपके पास P हम कह लेते हैं इसको, इन सबको ऐड कर दें तो 2500 वॉट टोटल पावर बन रही है इस पूरी बिल्डिंग की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यूज़ हम कर रहे हैं इसको, टाइम है हमारे पास, टाइम T लिख लेते हैं हम इसको, 30 डेज हैं, रोज़ाना 4 आवर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने आवर्स बन जाएंगे 120 आवर्स पर मंथ, यानी एक महीने में इतने जो आवर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब इन आवर्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय आवर्स हैं तो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 आवर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये टोटल बन जाएंगे आपके पास तकरीबन 432,000 सेकंड्स। ये याद रखिएगा, इतने सेकंड्स आपके पास जो है वो टाइम बन जाएगा, ठीक है। ये हमने टाइम भी निकाल लिया, ठीक। उसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है, वो जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बात जो आपको मालूम करनी है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कितने यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और रेट आपको दिया हुआ है, यानी आपको फाइनल एक्सपेंस फाइंड करना है पर यूनिट का।
ये आपको कैलकुलेट करना है कि कितने पैसे बन जाएंगे महीने के आखिर में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अच्छा अब देखें, इसमें एक बात आपको बतानी है स्टार्ट करने से पहले, याद रखिए वो क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है किलो वाट आर। अच्छा तो 1 किलोवाट आर इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 किलो मीन्स 1000 और आर में आपके पास कितना हो जाएगा 60 मिनट और 60 सेकेंड्स। ये एनर्जी हो जाएगी आपके पास इसकी। तो 1000 ये 3600 हो जाएगा, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3600, 030 ये और 20 ये 5 zeros जूल्स। ये इतनी एनर्जी हो जाएगी आपके पास जूल्स में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये फाइनली हो जाएगी 1.3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। ये एनर्जी हो जाएगी कि 1 किलो वाट आवर में इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और एनर्जी जब हमें पता चल जाएगी तो हमारे पास उसको इलेक्ट्रिकल यूनिट फाइंड कर लेंगे किलो वाट आवर से डिवाइड करके। तो आपको पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो पावर है आपके पास P और टाइम क्या है T। यहाँ पे आपके पास आएगी एनर्जी। पावर कितनी है 2500, ये है हमारे पास, ये लिखी हुई है। टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, तो टाइम हमने यहाँ पे लिखा था 432,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर फिर से यूज़ करना पड़ेगा। 432,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2500 से, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है 108 और फिर कितने ज़ीरो, आई थिंक 7 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एनर्जी किस में आ रही है, जूल्स में आ रही है आपके पास, ठीक है। आपको यूनिट फाइंड करना है क्योंकि हमें पता है यूनिट्स फाइंड आउट करने कितने मंथ में यूनिट है। तो हमें पता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, किलो वाट आवर। तो इसको जूल्स को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, किलो वाट में। तो हम लिखते हैं एनर्जी इन किलो वाट आवर कैसे आएगी, 108 1 2 3 4 5 6 7। इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से 3.6 एक्सपोनेंट 6 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वाट आवर में। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3.6 एक्सपोनेंट 6 से। तो अब आपके बहुत सिंपल आंसर आ गया, एनर्जी इन किलो वाट आवर, यानी इसका यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना आ रहे हैं 300। इसको यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला आंसर था वो तो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेट फाइंड करना है। तो हमें पता है एक यूनिट का रेट कितना है, 90 पैसा है। 300 यूनिट का रेट हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 300 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, क्योंकि 90 पैसा है, ठीक है। तो 0.9 रुपीज़ में हो जाएगा, ये रुपीज़ में हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो आपके पास बनेगा टोटल बिल 270 रुपीज़ का, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 300 यूनिट्स हैं, 90 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आपके पास 270 रुपये बिल बनेगा। आप खुश हो जाइएगा कितना कम बिल आया, ठीक है। इसमें एक और न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है चैप्टर 19 से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 210, इसका नंबर होता है 84 और इसका जो टाइम है हाफ लाइफ जो है डीके की आपको दिया है, हाफ लाइफ जो है वो हाफ टाइम जो है हाफ लाइफ, ये जो आपको दिया टी हाफ, ये आपको दिया हुआ है 138.38 डेज दिया हुआ है, ठीक है। इतने दिन है इसको,
इसके, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है इसके डी के कांस्टेंट फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, डी के कांस्टेंट फाइंड करना है आपको, और डी के कांस्टेंट होता है लैम्डा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन डेज को हम सिंपली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास टी हाफ टाइम जो लाइफ टाइम है इसका 138.38 डेज है, ठीक है। वन डे में 24 आवर्स होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1195,603.2 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमने सेकेंड्स इसका यूनिट लिख दिया। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ टाइम को चेंज करना है। तो आपको पता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो है T1/2 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा इक्वल हो जाएगा 0.693 और T हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा हो जाएगा 0.693 और वो जो वैल्यू हमने फाइंड की है 1195,603.2, ये हम वैल्यू लिख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 0.693 को डिवाइड कर देते हैं से, तो आपके पास लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5.796 एक्सपोनेंट -8 पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन डी के जो कांस्टेंट है आपके पास, इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको हम, डी के कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में सब क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसमें चार्ज डेंसिटी का, वो क्वेश्चन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन सही नहीं है शायद, अगर किसी के पास हो तो। वैसे जो मुझे समझ में आ रहा था उस लिहाज से तो वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन वो कंप्लीट लिखा नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, मेथड शायद कुछ कहीं जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बच्चे देखते नहीं हो जाते हैं इतनी वीडियो। ओके, थैंक यू।